बताओ बेटा, उस समय हमारी हालत क्या हुई। बहुत हालत खराब थी बेटा। भगवान ऐसा किसी के साथ मत करे। इतनी भयंकर वो दिन तो आज भी याद आता, रोंगटे खड़े होते हैं। मेरे बच्चे सब बिछड़ गए। वो हादसा ऐसा था, कम से कम 10-15 हजार लोग तो मरे होंगे। 3 दिसंबर 1984, शहर भोपाल। ये शहर आज जितना खूबसूरत है, इसकी पहचान इसकी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि एक ऐसे हादसे से बनी है जिसे लोग आज तक न ही भुला सके, न शायद इतिहास कभी भुला सकेगा। 1984 के घोर सूखे से हिंदुस्तान जूझ रहा था। 60s में इंडिया चाइना से वॉर हार गया था और इंडिया ने सोवियत यूनियन से हाथ मिलाया तो अमेरिका बहुत नर्वस हो गया था। जब भूखे इंडिया ने हाथ बढ़ाया गेहूं के लिए, तब अमेरिका ने इनकी मदद की थी और उसके बाद अमेरिकी सरकार ने बोला कि तुम्हें मदद चाहिए तो हमारी शर्तें मानो, और एक ट्रेड एग्रीमेंट बनाया गया, TL 480। और इसी के जवाब में इंडिया ने अपनी ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू की, जिससे किसानों को बीज, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर मिलने लगे, जिससे ये किसान करोड़ों इंडियंस का पेट भर पाए। इंडिया बिजनेस करना चाहता था। सरकार खुले दिल से अमेरिकी कंपनी को कारखाने डालने का न्योता दे रही थी ताकि यहां की गरीब जनता को नौकरी मिल सके, और कार्बाइड इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। एक कंपनी जो वरदान साबित हो सकती थी, पर अफसोस जो वरदान बन के आई तो सही इंडिया में, पर वो श्राप बन गई भोपाल के लिए। यूनियन कार्बाइड, एक अमेरिकन कंपनी जो भोपाल में 1969 में ओपन हुई, जिसका नाम यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड मतलब UCIL के नाम से ओपन हुई। ये एक ऐसी कंपनी थी जो कीटनाशक बनाती थी, पर तब किसी को नहीं पता था कि कीटनाशक बनाने वाली एक कंपनी ही एक दिन ऐसा रूप लेगी कि भोपाल के लोग ही कीड़ों की तरह मर जाएंगे। यूनियन कार्बाइड को आज हम एवर रेडी बैटरी के नाम से भी जानते हैं। इंडिया में UCIL के पास 51% के स्टेक्स थे और 49% के स्टेक्स इंडियन इन्वेस्टर्स और इंडियन गवर्नमेंट के भी थे। यह कंपनी इंडियन स्पेशल इंसेक्टिसाइड्स बनाती थी, जिसे सिविन के नाम से जाना जाता है। सिविन बनाने के लिए एक केमिकल की जरूरत होती थी, जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट या MIC कहते थे। MIC को बाहर से इंपोर्ट किया जाता था सिविन बनाने के लिए। 1980 में कंपनी ने फैसला किया कि MIC को भी यहीं मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, क्योंकि MIC इंपोर्ट करने में कंपनी का बहुत लॉस हो रहा था। यह पहला रेड फ्लैग था, क्योंकि किसी को इसकी इंपॉर्टेंस और डेंजर नहीं पता था। पीछे आए थे किराएदार, कोई पंजाबी थे, वो उस कंपनी में काम करते थे। वहां से वो पता नहीं क्या चीज लेके आए थे, तो उन्होंने छत पर रखी थी। वो छत पे रखी ना, तो उनकी 3 साल की एकदम 4 साल की बेटी थी, वो ऊपर छत पे गई और उसने उसमें नीचे जमीन पे वो मिट्टी खाने की आदत थी, तो उसने उसको चाट लिया। वो चाटा तो वो वहीं गई। तब हमको मतलब पता चला कि हाँ, मतलब कोई इस तरीके की वहाँ कंपनी है, वहाँ से ये लेके आए थे। खान था क्या था वो पता नहीं, लेकिन मतलब इतना जहरीला था उस लड़की ने वो मिट्टी वहाँ की चाटी, उसी से खत्म हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी परमिशन दे दी MIC बनाने की। कंपनी का लॉस कट करने के लिए कंपनी से पुराने और अनुभवी वर्कर्स जिनकी सैलरी हाई थी, उन्हें बारी बारी से निकालना शुरू कर दिया और उनकी जगह न्यू वर्कर्स को भर्ती कर लिया गया। मोहम्मद अशरफ जो वहां काम करते थे, उन्हें इस बात की गंभीरता का अंदाजा बहुत अच्छे से था कि MIC कितना खतरनाक है और काम करने वाले लोग ट्रेंड यानी कि प्रशिक्षित नहीं हैं। कंपनी ने ना ही काम करने वाले लोगों को इसकी गंभीरता बताई और ना ही कंपनी के पास रहने वाले लोगों को
या भोपाल शहर में रहने वाले लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता था। इस केमिकल के सिर्फ एक बूंद कांटेक्ट में आने से 1981 में मोहम्मद अशरफ की मौत हो गई। यह था पहला हादसा। फिर भी तब इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। मरने से पहले मोहम्मद ने अपने दोस्त राजकुमार केशवानी, जो उस वक्त के जर्नलिस्ट थे, उन्हें इस बारे में बताया था। राजकुमार ने इस बारे में अपनी खोज तहकीकात शुरू कर दी। फैक्ट्री की पूरी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स बनाई और एक आर्टिकल लिखा। One of my friends who was working in the carbide got exposed to phosgene and died. His name was Ashraf. And that was December 81. And since then I started working on the story. And during the investigations I discovered that this is going to cause a disaster which could kill everyone in the city. मैंने गैस ट्रेजेडी से काफ़ी पहले 1982 से जो है इस बारे में जो है आगाह करना शुरू किया था कि ये गैस ट्रेजेडी होने वाली है, बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए, भोपाल ज्वालामुखी के मुहाने पर, इस तरह की चीजें लिखता रहा। जिसमें राजकुमार ने बताया कि कंपनी सेफ्टी को लेकर कितनी लापरवाही दिखा रही है, कंपनी में सेफ्टी मेजर कितने घटिया तरीके के हैं। हालांकि राजकुमार को केमिकल के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, पर अपनी रिसर्च के दौरान उन्हें पता चला कि MIC बनाने के लिए भी फॉस्जीन का उपयोग होता है, और उन्हें यह पता चला कि यह फॉस्जीन वही गैस थी जो जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर II के दौरान गैस चैम्बर में उपयोग की थी। और तब उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि सिचुएशन कितनी गंभीर है, क्योंकि यह प्लांट शहर में था। इसके आसपास 20% शहर की जनता रहती थी। रेलवे स्टेशन, मार्केट और कुछ हॉस्पिटल भी प्लांट के करीब थे, पर इससे होने वाले खतरे से अनभिज्ञ था शहर भोपाल। उन्होंने उस समय चीफ मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट को भी लेटर्स लिखकर भेजे, पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया। अनफॉर्चुनेटली नो वन बिलीव्ड हिम। In 82 itself, I sent a petition to the Supreme Court also. Even that was not entertained. You must understand that the authorities were hand in glove with the carbide authorities. They were friends. They would party together, they would sit together, they would travel together. They had vested interest. So there was a question of taking anybody action against carbide and taking note of. आइए समझते हैं कि ये केमिकल है क्या। MIC अगर डायरेक्ट पानी या हवा के कांटेक्ट में आता है तो ये रिएक्शन करता है, जो कि गैस में बदल जाता है, और जो गैस बनती है वो पॉइजनस गैस होती है, जहरीली गैस। UCIL में 3 गैस टैंक थे जो कि अंडरग्राउंड थे, E610, E611 और E619। E610 और E611 में MIC था और E61 को इमरजेंसी पर्पस के लिए खाली रखा जाता था। जनरली गाइडलाइंस के अनुसार MIC को 50% तक ही टैंक में भरा जाना चाहिए था, पर E610 और E611 में हमेशा 75% तक MIC रखा जाता था, और E619 में भी 50% MIC रखा गया था। MIC को सेटल करने के लिए नाइट्रोजन गैस उपयोग किया जाता है।
50% MIC और 50% नाइट्रोजन गैस। लेकिन 75% MIC होने के कारण नाइट्रोजन गैस 25% ही यूज किया जाता था। टैंक्स पर लगे प्रेशर मीटर जो ये दिखाते हैं कि MIC के कारण टैंक गर्म तो नहीं हो रहे, प्रेशर अंदर ठीक है या नहीं, वे प्रेशर मीटर खराब थे। बाय एनी चांस अगर टैंक्स में से MIC गैस बनती भी तो पाइप्स के थ्रू उस गैस को स्क्रबर में भेजकर उसे जला दिया जाता था, पर स्क्रबर भी तभी ऑन होता जब कोई उसे ऑन करता, जो कि बंद रखा था। टू कट द कॉस्ट एंड सेव द मनी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। टैंक्स में जो वाटर पाइपलाइन थे, जनरली ऐसी बड़ी कंपनी में पाइपलाइंस में सिक्योरिटी के अनुसार एक स्लिप ब्लाइंड होता है जो पानी को आगे बढ़ने से रोकता है, पर इनके पाइप में वो स्लिप ब्लाइंड था ही नहीं। कंपनी में 2 अलार्म थे। एक छोटा अलार्म जो कंपनी में काम कर रहे वर्कर्स के लिए था कि बाय एनी चांस कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है तो सेफ्टी के मद्देनजर वो अलार्म सुन के वर्कर्स सचेत हो सकें। और दूसरा हूटर जो फैक्ट्री के आसपास की बस्ती के लिए था, जिसे बजा के फैक्ट्री के आसपास के लोग सचेत हो सकें। और उन्हें कई सालों से बंद रखा गया था नो मेंटेनेंस के कारणवश। इतनी लापरवाही की गई थी फैक्ट्री में सेफ्टी पॉइंट्स को लेकर। पूरा 40 टन MIC शहर में रखा हुआ था। एक 40 टन के टाइम बॉम्ब के ऊपर खड़ा था शहर भोपाल। यही कि MIC पूरे 40 टन। क्या ये खतरनाक है? आओ नीचे आओ। आओ मेरे साथ। सुनो, याद रखना MIC और पानी हमेशा अलग रहे, ठीक है? हाँ? और अगर फिर भी कोई लीक हो जाए तो ये फ्लैट टावर है। हाँ? कॉस्टिक सोडा से MIC को जला सकते हैं। फिर भी अगर लीक बंद ना हो तो एक और तरीका है। इधर ये देख रहे हो, पानी से लीक बंद हो सकता है। एक और तरीका है, आओ मेरे साथ। उसके बावजूद अगर लीक बंद ना हो तो चौथा तरीका है। आओ दिखाता हूं तुम्हें। आओ देखो, ये है चौथा तरीका। MIC को ठंडा करके उसको फ्रीज करना पड़ता है, लेकिन हम ये कर नहीं सकते क्योंकि कुछ लोगों ने कंपनी का पैसा बचाने के लिए एयर कंडीशनिंग को बंद कर दिया है। 2 दिसंबर 1984 ठंड की रात थी। रात 9 बजे एक शिफ्ट खत्म हुई थी और दूसरी शिफ्ट शुरू हुई। रेगुलर मेंटेनेंस और चेक किया गया टैंक्स का। वर्कर्स ने देखा कि दूसरी साइड से पानी बाहर नहीं आ रहा था, तो ये बात वर्कर्स ने अपने सुपरवाइजर को बताई। तो सुपरवाइजर ने टी ब्रेक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना मुनासिब समझा और उस बात को टाल दिया। रात 11:45 पर वर्कर्स फाउंड लीक, यानी उन्होंने लीक ऑब्जर्व किया और इग्नोर करके वो भी अपने ब्रेक में लग गए। 3 दिसंबर 1984 रात 12:40 पर काम कर रहे वर्कर्स की आंखें जलने लगी और 12:50 पर वर्कर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि यह एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। टैंक का प्रेशर बढ़ने लगा और गैस बहुत तेज मात्रा में निकलने लगी। यह प्रेशर इतना हाई था कि अंडरग्राउंड कवर्ड सीमेंटेड वॉल में रखे टैंक के ऊपर की कंक्रीट में दरार आ गई थी। गैस चिमनी के जरिए गैस हवा में फैलने लगी। यहां पे भी एक तरीके से इसे रोका जा सकता था, अगर चिमनी से जो गैस निकल रही है उस पर अगर पानी डालने की कोशिश की गई। पर चिमनी का मुंह बहुत ऊपर था और वहां सेफ्टी के नाम पे जो पानी के पाइप से वो भी छोटे पड़ गए। वो पानी गैस तक पहुंच ही नहीं पाया। रात के करीब 1 बजे ये गैस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और हवा के जरिए अब ये बस्ती में पहुंचने लगी। लोगों की आंखें जलने लगी, उन्हें खांसी उल्टी होने लगी और सांस लेने में दिक्कत आने लगी। आपकी आंखों में मिर्च से नहीं लग रहे हैं। लेकिन ऐसी तो महक खाया नहीं जा रहा, मतली आ रही है। सभी को ऐसा हो रहा है। देखते हैं देखिए ना कुछ जल्दी। आंखों में जलन हो रही है। काका ज्यादा जल रही आंखें? चिंता मत करो। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। उस वक्त हवा का रुख भी बस्ती की तरफ था। फैक्ट्री के पास में भोपाल रेलवे स्टेशन और 2 हॉस्पिटल थे। गैस घरों में घुसने लगी। लगभग मैंने बाहर निकल के देखा तो
10-20 हजार आदमी उस रोड पर दौड़ रहा था, बच्चे गिर रहे थे, महिलाएं गिर रही थी। वो जमाना वो था जब सबके पास 4 व्हील नहीं होती थी, 2 व्हीलर ही होते थे। 2 व्हीलर्स पर लोग दौड़ रहे थे, पैदल दौड़ रहे थे। अच्छा, आप काम करते थे यहाँ? हाँ जी, हमारे पिताजी मजदूरी करते थे कारवेट के अंदर। वो तो रात में घटना हुई है। लोग अफरा तफरी हो रही थी कि गैस निकली है, गैस निकली है, और लोग भाग रहे थे सड़कों पे सभी जगह। तो हम लोग अंदर घुस गए, खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिए हम लोगों ने, जिससे कि अंदर गैस प्रवेश न कर सके। मुंह के ऊपर से ब्लैंकेट लेकर सो रहे थे वो बच गए, लेकिन जो लोग डायरेक्टली गैस के कांटेक्ट में आए उनकी आंखें जलने लगी, उल्टियां होने लगी, लोग भाग के हॉस्पिटल जाने लगे। हमीदिया और जयप्रकाश मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर्स को भी अंदाजा नहीं था कि इतने लोग अचानक कैसे आ रहे हैं और सबको सेम सिम्टम्स हैं। साथ ही डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली इन सभी को हुआ क्या, ट्रीटमेंट क्या देना है और क्या करना है। अब तक गैस का अंदाजा किसी को नहीं था कि ये सब फैक्ट्री से निकलने वाली गैस के कारण हो रहा है। हाँ, इस गैस का सबसे अधिक प्रभाव, चूंकि पिताजी मेरे ड्यूटी पे थे तो उनको हुआ, और उस समय डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लंबे समय बाद उनको जो है उसके रिएक्शंस हुए, आफ्टर इफेक्ट हुए, तो उसके बाद उनको जो है उनका क्योंकि सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी तो उनका अस्थमा का इलाज कर दिया गया, जबकि अस्थमा उनको था नहीं। और बाद में जब समझ में आई कि तो मिग का प्रभाव है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो हम डॉक्टर को दिखाने गए तो वहाँ भी इतना भीड़, इतना कोलाहल, इतना भीड़, इतना वो हो रहा। तो हम वहाँ पार्क एक बहुत बड़ा बना था कस्तूरबा अस्पताल के सामने, एक बहुत बड़ा पार्क था, बस उसी में जाके हम लेटे रहे तो कोई हमारी आंख में दवाई डाल देता और कोई आके हमें कुछ गोली दे देता, हमें आंखों में दिखाई नहीं दिया। जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत थी उनको हानि दिया। 1250 एक तरफ घरे पड़े हुए थे पूरी तरह, वहाँ पे ले जाके एडमिट कराया पापा ने। 5:30 के आसपास का टाइम हुआ और मैं जेल रोड पर दौड़ने गया। जब मैं आया तो मैंने घर में आके जो बताया वो ये था कि पापा आज काफी लेबर आई हुई है, इतनी लेबर मैंने भोपाल में कभी नहीं देखी, और सब किनारे किनारे सो रहे हैं। हमें समझ में नहीं आया कि वो डेड बॉडी थी, जो रात में जिन्होंने दौड़ लगाई थी वो डेड बॉडियां थी वहां पर। और ये मेरा खुद का देखा हुआ एक्सपीरियंस, और मेरे जैसे बहुत से लोगों ने देखा। तो मैं जितना समझ पाया मैंने अपने फादर को बताया, तो उन्होंने बोला नहीं भाई वो डेड लेबर नहीं है। तब तक रेडियो आ गया था, उस जमाने तक टीवी नहीं थे, रेडियो में समाचार आने लगा था कि मिथाइल आइसोसाइनेट निकली है और यूनियन कार्बाइड से लीक हुई है। अगली सुबह भोपाल सिर्फ लाशों के ढेर में तब्दील था। सरकारी आंकड़ा कहता है कि भोपाल में 3000 मौतें हुई थी, पर हॉस्पिटल और आंखों देखी दास्तान कहती है कि 10,000 से ज्यादा मौतें हुई थी। हजारों की तादाद में वहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, जिससे कि कोई किसी को, कोई हर आदमी रो रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई चिल्ला रहा था। तो बड़ा अजीब लग रहा था, वहाँ पे रुकना बड़ा मुश्किल था। वो दिन मतलब ये मान के चलो आपके लाश उठाने वाले आदमी नहीं मिल रहे। अर्जुन सिंह जी का भी बयान आ रहा था कि इस तरीके से 2 से 2,500 लोग मर चुके हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि 10 से 20 हजार लोग को तो मैंने देखा इस जेल रोड पर, और मेरे से ढेरों लोग हैं जो जेल रोड पर रहते थे, उन्होंने ये मंजर देखा हुआ है। फादर आए, फादर आने के बाद जो है उन्होंने रोते रहते बेचारे घर पे आए। घर पे आने के बाद उन्होंने देखा कि सब सेफ हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए। नहीं तो बोले मेरा परिवार पूरा उजड़ गया। तो बहुत बुरी स्थिति थी उस समय, कुछ कह नहीं सकते। आज तक कोई सुना नहीं है, बताने से भी फायदा क्या है उसका। मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूँ अपने बच्चों को देखने, तो कमरा भरा हुआ था लाशों से। बच्चे, बूढ़े, जवान सब पड़े हुए थे। मैंने उनको देखा, मेरे बच्चे नहीं थे, न मेरी बीवी थी, मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई थी, मेरे बच्चे सब बिछड़ गए थे।
वो हादसा ऐसा था कि वर्ल्ड का पहला हादसा था और यहाँ की सरकार ने उसके बारे में कुछ भी नहीं करा, कुछ नहीं करा, सिर्फ दूध बांटा, गल्ला दिया, जो इसका मालिक था उसको भगा दिया। कब्रिस्तान में एक कब्र के अंदर 3-3, 4-4 लोगों को दफन कर रहे थे और आज भी मैं बतला दूंगा, वहाँ खोदोगे तो इतने ही लोग लिख लेंगे। और रियलिटी ये है कि 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 5 लाख लोग उस एक रात में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस गैस की चपेट में आए थे। कंपनी के सीईओ वॉरेन एंडरसन उस वक्त वहीं भोपाल में ही मौजूद थे। उन पर सवाल उठाया जाता है और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह गिरफ्तारी ऐसी थी कि उन्हें उन्हीं के बंगलों में, जहां सारे ऐशो आराम थे, वहां 3 दिन तक गिरफ्तार करके रखा जाता है और अचानक उन्हें बेल मिल जाती है। वो भोपाल से दिल्ली और दिल्ली से अमेरिका पहुंच जाते हैं और उसके बाद कभी वापस नहीं आते हैं इंडिया। छोड़ने के लिए कलेक्टर भोपाल एंडरसन को खुद अपनी कार में बैठा के एयरपोर्ट लेके गया। आती है तो सिर्फ उनके मौत की खबर, जो कि 2017 में हुई। Former Union Carbide chief Warren Anderson has passed away in a nursing home in Florida in the United States. Anderson escaped multiple calls for him to be extradited to India to face prosecution for his role in the Bhopal gas tragedy, which killed 3,787 people and affected thousands for years later. अगले साल 1985 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता है कि सरकार भोपाल के लोगों को रिप्रेजेंट कर सके। ये एक ऐसा केस बन जाता है जो आज तक चल रहा है। एक ऐसी फाइट है कि आज 37 साल बाद भी लड़ी जा रही है। हमारी जहाँ सरकार बैठी है, हमारी भाव और बैठ जा दिल्ली में, तो हम तुम्हारा गैस खाने का फैसला कर देंगे। वो आज तक नहीं हुआ। आज इस गैस कांड के बाद 3rd जनरेशन है जो आज भी ये भुगत रही है। कोई कह रहे हमारा पति नहीं है, कोई कह रहे हमारी बीवी नहीं है, कोई कह रहे हमारे बच्चे नहीं है, कोई कह रहे हमारा परिवार पूरा बिछड़ा। जिनके माता पिता या परिवार में जो कोई भी इस गैस कांड से प्रभावित हुए हैं, उनकी शादियां नहीं होती हैं, हो भी रही हैं तो जो उनके बच्चे हैं वो अपंग, अपाहिज या फिर शारीरिक और मानसिक कमजोरी के साथ ही पैदा हो रहे हैं। निकला नहीं हो तो बचपन वाले भागे, पर हम नहीं भागे, हम अंदर लिए तो वो कुछ ज्यादा ये उसका पेट में, इस वजह से थोड़ा। और उसी से मेरे पति की तो हालत आज ये हो गई है कि उसी समय से मतलब एक मानसिक एक विकलांगता सी आ गई कि ना तो वो ड्यूटी कर पाए और न कुछ। आज स्थिति ऐसी है कि अब हम बता नहीं सकते। बच्चे हो रहे हैं, नई नई महिलाओं की, लड़कियों की शादी नहीं होती मैडम। ये अगर शादी भी कर दो ना तो वो ससुराल वाले कह के भगाते, तू गैस पीड़ित है, तुझे इतने पैसे मिलने लेके तो तुझे रखेंगे नहीं तो जा। फिर भी वो आँख ठीक नहीं हुई। फिर हम दिल्ली एम्स में भी दिखा के आए तो बोलते मर गई तुम्हारी आँख, अब नहीं ठीक हो सकती। तो डॉक्टर को नहीं दिखाया? अरे डॉक्टर सब दिखाया, आँखों की रोशनी अंदर सूजन है, उसमें खराबी है, अंदर की पुतली में खराबी हो गई पूरी। जो जिंदा बचे हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं कि जिंदा भी क्यों बचे, उसी समय मौत उन्हें क्यों नहीं आई। ऐसे जीवन से मर जाना ही बेहतर था। यहाँ सिर्फ एक जिंदगी नहीं, पूरा खानदान और पीढ़ियां खराब हो गईं उस 3 दिसंबर की रात में। यूसीआईएल अपनी जांच करती है और इंडियन गवर्नमेंट भी अपनी। इंडियन गवर्नमेंट यूसीआईएल पर इल्जाम लगाती है कि उन्होंने अपने कर्मचारियों को ट्रेन नहीं किया था और सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं रखे थे। और यूसीआईएल कहती है कि इंडियन गवर्नमेंट और जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें बदलने ही नहीं दिए। मेरे हिसाब से तो सरकार भी दोषी है उसमें, क्योंकि सरकार ने अगर परमिशन दिया था उसको लगाने के लिए फैक्ट्री को, तो उसके लिए उनको कदम उठाने चाहिए थे कि क्या क्या इसमें सेफ्टी पर्पस से उन्होंने इंतज़ाम किए हैं या नहीं किए हैं। और जिसने भी वहाँ पर
फैक्ट्री का जो ओनर था उसने बहुत सारी चीज़ें जो कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, मैंने सुना है कि उस समय कुछ ऐसा भी प्रोडक्ट आया था जो कि जिसके दाम बहुत कम थे और उसमें बिक रहे थे। तो उसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट का दाम कम करने के लिए उसने बहुत सारी कटौतियाँ करी, जिसमें कि सेफ्टी पर्पस और इधर से पैसे उसने बचाना चालू करा, और जिससे कि उसने जब पैसे बचाए तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा किया गया, और फिर उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। 1989 में यह केस खत्म किया जाता है और UCIL ने यह फैसला किया कि $470 मिलियन यानी कि तकरीबन 800 करोड़ इंडियन रुपए के रूप में वो कॉम्पनसेशन देगी इंडियन गवर्नमेंट को। 800 करोड़ रुपए जो कि 5 लाख लोगों में दिए जाने थे, और हाथ आए 25,000 पर हेड। एक जान की कीमत 25,000 रुपए। 25,000 रुपया दिए और वो 200 रुपया महीना काट करके 13,000 रुपया दे दिए, और क्या दिए सरकार ने? नहीं मिला, एक बार मिले 25,000 रुपये। 25,000 एक बार हुआ। जबकि हम लोग इफेक्टेड थे, मेडिकल वगैरह हुआ, सब हुआ, कार्रवाई की गई हम लोगों ने, तो सब वहाँ पे जा कर के सब, मगर कभी 1 रुपया भी नहीं मिला। गरीब को नहीं बोलने वाले को कुछ नहीं मिला, बस ये है सरकार की। 2005 में सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट में बताया कि राजीव गांधी ने मिस्टर एंडरसन की तुरंत बेल करवा के एक स्पेशल प्लेन से उन्हें अमेरिका भेजा था। अगर छुप छुप के कोई काम किया तो राजीव गांधी की सरकार में एंडरसन को भगाने का काम किया। एंडरसन को उन्हीं ने निकाला, कांग्रेस वालों ने। अर्जुन सिंह जी थे, राजीव गांधी थे। छोड़ने के लिए कलेक्टर भोपाल एंडरसन को खुद अपनी कार में बिठा के एयरपोर्ट लेके गया, ठीक है। तो लेकिन नुकसान हमेशा पब्लिक का ही होता है, जनता का होता है, क्योंकि वो तो भरोसा करती है अपने वोट पे कि मेरा वोट मैंने सही आदमी को दिया। अब वो आदमी कितना सही है ये तो वक्त बताता है। ये तो अब इसके बारे में मैंने बात तो नहीं करी अर्जुन सिंह जी से, वो आपके प्रश्न का जवाब दे देंगे। आज भी भोपाल में पैदा होने वाले लोग पीड़ित और अपाहिज हैं। आज भी गैस कांड को कोई भूल नहीं सका है। इसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया। नेचर की खूबसूरती से घिरे इस शहर की आज भी दुनिया में पहचान भोपाल गैस कांड की ही है। हाल ही में जवान मूवी में भी इसका जिक्र किया गया। द रेलवे मैन नाम की वेब सीरीज भी इस पर बेस्ड है। 2013 में भोपाल अ प्रेयर फॉर रेन मूवी भी आई। पर सवाल यह है कि आज तक भी अमेरिकन सरकार और वॉरेन एंडरसन की तरफ से एक भी माफीनामा नहीं आया। आज तो ये केस भी रद्द कर दिया गया है। वो बेजान आंखें, वो अपंग और बेबस इंसान जो जिंदा तो हैं पर अपने ही परिवार पे सिर्फ बोझ बन के, जिन्हें ना कॉम्पनसेशन मिलना है न जिंदगी में कुछ करने लायक रहे। आज 37 साल बाद भी इनकी पुकार, इनकी गुहार किसी को सुनाई ही नहीं दी। गलती किसकी? हिसाब से जैसा मैंने, क्योंकि हमको क्या पूरे भोपाल को ये नहीं मालूम था कि इसमें क्या प्रोडक्शन होता है, क्या गैस बनती है, तो मेरे हिसाब से इसमें जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो भी उतनी रिस्पॉन्सिबल हैं जितने उस फैक्ट्री के वर्कर या फैक्ट्री के मैनेजर। हमारे पति की हालत देखो कि बेचारे से बोलते भी नहीं बनता, चलते भी नहीं बनता। आज ये शहर समेटे है अपने ही अंदर कई राज, कई घाव और बहुत सारा प्यार, और फिर भी करता है स्वागत सभी का। आज शहर ने बनाई है अपनी खुद की पहचान। मेरा ख्याल है 10,000 आदमी पर वहां 1 लाख आदमी तो सिर्फ सेवा करने के लिए इकट्ठा हुआ था। तो ये भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस देखा जिंदगी में कि जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तो आप दूसरे की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। 3 दिसंबर 1984 जहां ये शहर लड़खड़ाया था, वहीं आज मध्य प्रदेश जो हिंदुस्तान का दिल है और इस दिल की राजधानी बन के जगमगा रहा है, आज भोपाल संपूर्ण रूप से अपने पैरों पे खड़ा है, अटल और बुलंद।